उसके घटक पर और पारिस्थितिक तंत्र के घटक के अंतर्गत हमने यहाँ पर बातचीत किया था और उसी श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाना होगा। ध्यान दीजिएगा कि सुपर टीटी लेक्चर नंबर है। अभी तक हमने आपसे लेक्चर पर बातचीत कर लिया है और जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे और हम पहुंचे हुए थे पारिस्थितिक तंत्र के घटक पर। हम आपसे बात कर रहे थे पारिस्थितिक तंत्र के घटक पर, और पारिस्थितिक तंत्र के घटक को कल हमने आपको बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र को कुल 2 घटकों में विभाजित किया जाता है। एक हमारा था यहाँ पे जैविक, और जैविक के अंतर्गत आपने देखा हुआ था कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों पर हमारी आपकी बातचीत हो गई थी। अगर हम शार्ट में ऐसे लिख दें तो हमने कल आपसे बात किया था उत्पादक वर्ग की, कल हमने विस्तार से आपसे बातचीत किया हुआ था उत्पादक के बाद उपभोक्ता वर्ग पर, और फिर तीसरे नंबर पर आपने जाना था उसी क्रम में अपघटक के बारे में या अपघटक वर्ग पर। तो ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की बात हुई थी। अब अगले क्रम पर हमें जानना है कि पर्यावरण का अजैविक घटक, और पर्यावरण के अजैविक घटक की अगर हम बात करते हैं तो अजैविक घटक के अंतर्गत आप ध्यान देंगे कि हमने कल आपको बताया था कि इसे भी पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला होता है जिसको आपने जाना था कि प्राकृतिक कारक, या इसी को कहा जाता है कौन सा कारक, प्राकृतिक या भौतिक कारक। कल हमने लिखा था प्राकृतिक कारक या भौतिक कारक, तो पहला हमारा प्राकृतिक या भौतिक कारक होगा। दूसरे नंबर पर आपको जानना पड़ेगा अकार्बनिक कारक, अकार्बनिक कारक के बारे में जानना पड़ेगा। और अकार्बनिक कारक की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो दोस्त आप ध्यान देंगे कि ये हमारा अजैविक का दूसरा होगा, और तीसरे नंबर पर हमें और आपको मिलकर के जानना है कौन सा, कार्बनिक कारक के बारे में जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें एग्ज़ाम के लिए किन बिंदुओं को याद रखना है। तो ये बातचीत हमारी पूरी हो चुकी है और आज हम चर्चा यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे भौतिक कारक की। भौतिक कारक की अगर हम बात करते हैं परितंत्र के अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक कारक की, तो भौतिक कारक के अंतर्गत आप याद रखिएगा सिर्फ 2 बात कि परितंत्र के वे कारक, परितंत्र के वे कारक जिनमें जीव की वृद्धि, जिनमें जीव की वृद्धि और जीव के विकास, जीव की वृद्धि और विकास को सीमित या स्थिर करने की क्षमता रखते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, वे हमारे भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक कहलाते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में ध्यान दीजिएगा कि हमारे परितंत्र के वे कारक जो जीव की वृद्धि या उसके विकास को अपने प्रभाव के द्वारा चाहे तो कम कर दें, चाहे तो उसकी संख्या बढ़ा दें, स्थिर कर दें उसको, ऐसे कारक को कौन सा कारक कहते हैं, भौतिक कारक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे उदाहरण की, तो उदाहरण के तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम सबसे पहले लिख देते हैं क्या, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें। अब हम बात करें आपसे सूर्य की किरणों की, तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का एक वह भाग जहां सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती हैं, क्या वहां पर बहुत ज़्यादा जीव जंतु वनस्पति पाए जाएंगे? नहीं। और एक वह स्थान विशेष जहां पर हमारा सूर्य की किरणें जाती ही नहीं, ना की मात्रा के बराबर आती हैं,
तो वहाँ पर भी हमारे जीव की वृद्धि बहुत नहीं हो सकती है। लेकिन वह स्थान विशेष जहाँ पर यह सामान्य मात्रा में पाई जाती है, तो जहाँ ये सामान्य मात्रा में पाई जाएंगी वहाँ जीव की वृद्धि और विकास ये तीव्र गति से होगा। तो इस आधार पे हमारी जो सूर्य की किरणें हैं ये हमारे किस कारक के अंतर्गत आएगा? भौतिक कारक के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक और कारक देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं तापमान की, भारत का एक स्थान विशेष जहाँ पर पूरे भारत का या देश का सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, जैसे हम राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके की बात करें, बहुत ज़्यादा तापमान रहता है। क्या वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वृद्धि एवं विकास जीवों का हुआ? नहीं। भारत का एक और स्थान जैसे लद्दाख, ठंडा रेगिस्तान है, तापमान एकदम न्यूनतम होता है। आप बताएं क्या वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास जीव का होता है? नहीं। लेकिन जहाँ पर सामान्य तापमान होता है मैदानी इलाकों पर, वहाँ पर देखिए वहाँ पर जीव की जो यहाँ पे वृद्धि है और विकास है वो तीव्र गति से होता है। तो तापमान भी हमारे भौतिक कारक का एक क्या है? उदाहरण है। ऐसे ही हम एक और उदाहरण ले लें, आर्द्रता की बात करते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है उमस, या आप वायुमंडल में नमी की बात करते हैं। एक वह स्थान, जैसे आप ये देखें कि जो जून जुलाई में बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है जिसमें चिपचिपा हमेशा पसीना निकलता रहता है, तो अगर वर्ष भर ऐसे ही पूरी तरीके से वायु में आर्द्रता नमी बनी रहे तो क्या जीव की वृद्धि और विकास बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी? नहीं। और एक वह स्थान विशेष जहाँ वायु में बिल्कुल भी नमी नहीं है, वहाँ पे भी जीव बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर आर्द्रता सामान्य तरीके से, वहाँ जीव की वृद्धि और विकास होता रहता है। अतः आर्द्रता भी हमारा एक क्या है? ये हमारा भौतिक कारक है। तो दोस्त, भौतिक कारक किसे कहते हैं? हमारे परितंत्र के या हमारे पर्यावरण के वे कारक जिनके अंदर जीव में वृद्धि और उनके विकास करने की क्षमता पाई जाती है। वे अपने प्रभाव से चाहे तो उसकी संख्या को सीमित कर सकते हैं, और अगर वे चाहें तो अपने प्रभाव से उसकी यहाँ पे संख्या को स्थिर मतलब बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे कारक क्या कहलाएंगे? भौतिक कारक। जैसे सूर्य की किरणें, तापमान, आर्द्रता, ये प्रमुख रूप से हमारा क्या हो गई? यह प्रमुख रूप से हमारा भौतिक कारक का उदाहरण होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम इसमें एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। जैसे हेडिंग आपने डाला भौतिक कारक। अब आप अगर हेडिंग बनाए भौतिक कारक तो डैश दे करके लिखिएगा कि परितंत्र मतलब पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र या पर्यावरण में पाए जाने वाले वे कारक, पाए जाने वाले वे कारक जो जीव की वृद्धि और विकास को, जो जीव की वृद्धि और विकास को अपने प्रभाव से सीमित और स्थिर करने की क्षमता रखते हैं वे भौतिक कारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा है, जैसे हम बात कर लें आपसे क्या, जैसे सूर्य की किरणें, जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, ये प्रमुख रूप से हमारे क्या हैं? परियावरण के परितंत्र के भौतिक कारक हैं। ठीक है,
अब दूसरे नंबर पर आते हैं। तो दूसरे नंबर पर आपने जाना था अकार्बनिक कारक। अगर हम बात करें आपसे अकार्बनिक कारक की, तो अकार्बनिक कारक के तौर पर ध्यान दीजिएगा कि साइंस सीधे तौर पर कहता है क्या, हाँ, साइंस सीधे तौर पर कहता है कि जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, वह हमारे परितंत्र के क्या हो गए, नहीं पाई जाती है, वे हमारे क्या हो गए, वे हमारे अकार्बनिक कारक कहलाएंगे। बस साइंस तो हमारा यही कहता है, वो सीधे सीधे कि जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती अकार्बनिक कारक है। लेकिन जो साइंस नहीं पढ़े हैं, जो सोशल साइंस वाले हमारे विद्यार्थी हैं, वो तो ये नहीं पकड़ पाएंगे किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है। तो हमें इसके लिए थोड़ा उदाहरणों का सहारा लेना पड़ता है कि उदाहरण के आधार पर हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो उदाहरण को समझने के लिए एक बात ध्यान देना होगा कि जैसे हम महत्वपूर्ण रूप से बात करते हैं किसकी, खनिजों की, तो खनिजें जो होती हैं हमारी प्रमुख रूप से उनमें कार्बन की मात्रा न के बराबर या कम पाई जाती है। अब ट्रिक क्या है समझने के लिए, जैसे हम बात कर रहे हैं उदाहरण की, तो हमने लिख दिया है जल। अब देखिए जितने भी इसके अंतर उदाहरण प्रयोग किए जाएंगे उन बस ऐसे ट्रिक लगाइएगा या ऐसे दिमाग लगाइएगा कि जिसका प्रयोग जीव के द्वारा संपूर्ण रूप में किया जाता है वो हमारे जो परितंत्र के होंगे वे कैसे कारक होंगे, वे अकार्बनिक कारक होंगे, और जो अवयव या अंश के रूप में होगा वो हमारे कार्बनिक कारक के रूप में पाया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान देंगे। जैसे जल हो गया, तो अब बताइए जल का अवयव आप प्रयोग करते हैं या पूरा जल प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे जल हो गया, जल के बाद हम और देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन को जीव के द्वारा पूरा प्रयोग किया जाता है या इसको निकाल करके पूरा प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा विषय होता है, हम बात कर रहे हैं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या कार्बन डाइऑक्साइड में मूल रूप से कार्बन पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में प्रमुख रूप से कार्बन नहीं पाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, तो ये तत्व के रूप में कार्बन नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, मृदा। अब आपको पता होगा कि मृदा में तो कार्बन पाया जाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वह मृदा जो अन्यत्र पाई जाती है, वहाँ जो मिक्स मृदा होती है उसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें खाद मिलाया जाता है। शुद्ध मृदा कहते हैं गंगा के किनारे की बलुई मिट्टी, और वह शुद्ध, उसमें प्रमुख रूप से कार्बन नहीं पाया जाता। तो ये प्रमुख रूप से हमारे क्या हो गए, ये प्रमुख रूप से हमारे अकार्बनिक के उदाहरण हैं। अब इसी प्रकार से जैसे एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं, जैसे हम इसी में रख सकते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन भी किसका उदाहरण है, ये प्रमुख रूप से हमारा उदाहरण है अकार्बनिक का। एक बात सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि जो भी प्रश्न बनता है उदाहरणों से बनता है, वो सीधे तौर पर प्रश्न आपसे यही कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक कारक है, और इसी में से 3 दे देगा या 1 दे देगा और प्रश्न को कोरिलेट कर देता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब नोट कैसे करना है, हम दूसरे नंबर पे अजैविक में दूसरे नंबर पे बात कर रहे थे और हमने आपको बताया अकार्बनिक कारक, तो आप हेडिंग बना लेंगे अकार्बनिक कारक। अब हम अकार्बनिक कारक की दोस्त बात करते हैं, तो सीधे तौर पर आप ऐसे लिखिएगा कि परितंत्र के वे कारक, परितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा, जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, वह अकार्बनिक कारक
वह अकार्बनिक कारक कहलाता है। वह अकार्बनिक कारक कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसी में, ये तो पहला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि इसमें प्रमुख रूप से खनिज पदार्थ, इसमें प्रमुख रूप से खनिज पदार्थ आते हैं। अब आइएगा जैसे की बात करते हैं तो आपने जाना जैसे जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये हमारे मूल रूप से क्या है, तो ये हमारे प्रमुख रूप से अकार्बनिक कारक हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपको जानना है परितंत्र का कौन सा कारक। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको जानना है परितंत्र का कार्बनिक कारक। परितंत्र के कार्बनिक कारक की अगर हम आपसे बात करें तो विज्ञान का वही लाइन कि जिसमें कार्बन, परितंत्र का वह कारक जिसमें कार्बन पाया जाता है या जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो अब जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह हमारा कार्बनिक कारक है। लेकिन अब हिंट के तौर पर या आप थोड़ा सा तर्क के तौर पर एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर भी प्रश्न आपसे उदाहरण के तौर पर बनेगा। तो अब समझने के लिए आप इसे लिख सकते हैं कि जिसका जीव के द्वारा अंश या अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका जीव के द्वारा अंश या अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम जैसे की बात करते हैं तो सबसे पहला उदाहरण तो हम ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर हम कहें तो आप चावल खाते हैं तो चावल आपके शरीर में पूरा का पूरा रहता है या उससे निकला हुआ जो तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट्स वह हमारे शरीर में यहाँ पे प्रमुख रूप से रहता है। तो आपका उदाहरण होगा क्या कि जो चावल खाने के बाद हम उससे जो कार्बोहाइड्रेट्स निकलता है वो हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स उस चावल का एक क्या है, अंश या अवयव के रूप में होता है। अब इसी तरीके से जैसे हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की, तो जैसे प्रोटीन वाले चीज़ें, जैसे हम सोयाबीन मान लीजिए खाया, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है प्रोटीन का सोयाबीन। तो अगर हम आपसे बात करें कि आप सोयाबीन आपने खाया तो क्या पूरा का पूरा सोयाबीन आपके शरीर में है या सोयाबीन से निकला हुआ प्रोटीन आपके शरीर में है? तो सोयाबीन से निकला हुआ जो प्रोटीन है वो हमारा किस रूप में हमारे शरीर में पोषित होगा, ये अंश या अवयव के रूप में। तो ये जैसे हमारे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये हमारे उदाहरण हो गए किसके, कार्बनिक कारक के। क्लियर हुआ? अब चलिए अब इसको आप नोट्स कैसे बनाएंगे, हेडिंग बनाइए आप कार्बनिक कारक, हेडिंग बनाए आप क्या, कार्बनिक कारक। और पॉइंट्स लिखिएगा। पहला पॉइंट्स लिखिएगा कि परितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वे कार्बनिक कारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्त। और एक पॉइंट्स जो हिंट्स के तौर पर हमने आपको बताया कि इसका शरीर के द्वारा अंश या अवयव में, अब इसको उदाहरण से ही आप इसका तर्क लगा सकते हैं,
अंश या अवयव में प्रयोग किया जाता है। अंश या अवयव में प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम जैसे की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया जैसे प्रोटीन, तो आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे सेब खाया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें खाए तो अंश या अवयव के रूप में प्रोटीन शरीर के अंदर चला आया। ठीक इसी प्रकार से हमने आपको एक उदाहरण और बताया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने बात किया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या बातचीत किया। पर्यावरण के परितंत्र के अजैविक कारक की बात किया। अजैविक कारक में हमने सबसे पहले नंबर पर हमने देखा क्या, हमने सबसे पहले नंबर पर देखा भौतिक कारक। भौतिक कारक हमने कहा था कि परितंत्र के वे कारक जो जीव की वृद्धि और विकास को सीमित या स्थिर करने की क्षमता रखते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अगर कहीं बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी जीव क्या हो जाएगा, जीव की संख्या समाप्त हो जाएगी, कम हो जाए तो भी, और सामान्य रहेगा, वृद्धि होगी। तो इसी प्रकार प्रभाव तापमान और इसी प्रकार प्रभाव आर्द्रता का भी होता है। इसके बाद ये हमने नोट्स बनाया। फिर आए अकार्बनिक कारक के तौर पर। तो अकार्बनिक कारक में हमने देखा कि विज्ञान सीधे तौर पे कहता है कि परितंत्र के वे कारक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है और प्रमुख रूप से खनिजों के रूप में। लेकिन आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसका जीव के द्वारा कैसा, तो एक बात ध्यान देंगे, जिसका जीव के द्वारा संपूर्ण रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो हमने इसको देखा, जैसे नाइट्रोजन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा के बारे में। और लास्ट में हमने देखा कार्बनिक कारक। तो कार्बनिक कारक सीधे तौर पे जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती और जीव विशेष के द्वारा अंश या अवयव में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा प्रमुख रूप से क्या है, कार्बनिक कारक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, तो यहाँ पर ये होता है। तो आज इस वीडियो में यही तक। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।